नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बात कर रही हैं मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में अध्ययनरत हिमांगी जी, जो कि एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट सफाई कामगार मुद्दे पर रिसर्च कर रही हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि इसके पहले हिमांगी जी, आपका स्वागत है। और मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस प्रकार से इसको चालू किया और इस विषय को, और कहाँ से आपको इस विषय पर रिसर्च करने की प्रेरणा मिली? हिमांगी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने मेरा अच्छे से परिचय किया है बहुत डिटेल में। और दूसरी बात ये है कि आपसे मिलने की बहुत सारी मंशा थी। जैसे मैंने बहुत सालों पहले आपकी किताब पढ़ी थी सफाई कर्मचारी के ऊपर, और तब से लग रहा था कि आपसे मिलूं, आपसे बातचीत करूं। और वो दिन आज आ गया है, तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि आपसे वो इस विषय पे बातचीत हो रही है। तो ये जो विषय है, ये विषय मैंने शायद 2016 से ही शुरू किया था। इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब शादी होने के बाद मैं वहाँ पे गई, तो तमिलनाडु में थे, ईरोड में। तो वहाँ की भाषा अलग थी, वहाँ की वातावरण थोड़ा अलग था, और जॉब करने का भी मन था, और सोशल काम भी हम दोनों में और मेरे हस्बैंड दोनों ने शुरुआत की थी। वो ज़्यादा एक्टिव थे, मैं उनको सपोर्ट करती थी। तो उसी दरमियान करना था कि जॉब कुछ करे, तो जॉब भी ढूंढा, लेकिन वहाँ पे लोकल लैंग्वेज आने का थोड़ा एक उनका था। तो वो लिमिटेशन समझ में आया कि लोकल लैंग्वेज थोड़ा होना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि नया नया इतना जल्दी सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ईरोड थोड़ा छोटा प्लेस है, वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं हैं। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर हमने सोचा कि एमफिल आगे की पढ़ाई शुरू की जाए। तो फिर हमने सोचा कि किस विषय पे काम करना चाहिए। तो हमने बहुत सारा एक दूसरे से विचार विमर्श किया कि किस विषय पे किया जाए। तो उन्होंने भी उनके जो कुछ फ्रेंड्स थे, सोशल जो फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी बात की। तो वहाँ के एक जो अच्छे उनके फ्रेंड्स थे, मेरे भी अच्छे फ्रेंड्स बने थे। तो बोले कि उनका डॉक्टरेट हुआ था, पीएचडी हुआ था। तो वो बोले कि आप जो अपनी जो लड़कियां हैं जो हॉस्टल में आती है हायर एजुकेशन के लिए, आने के बाद उनकी बहुत सारी एजुकेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, तो उसके ऊपर स्टडी किया जाए। तो उन्होंने वहाँ की जो स्थिति है उसका एक जो मतलब उनकी जो स्थिति है उनका एक छोटे इसमें रूप में लिख के दिया था। तो वो मैंने पढ़ा, इसलिए हमने उनसे मतलब थोड़ा बातचीत किया कि बाबा नए एरिया में आए हैं, तो उन लोगों के क्या इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ लेके हम थोड़ा काम किए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वहाँ पे। तो वो मैंने पढ़ा लेकिन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, मतलब मुझे लगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है या मुझे इसमें नहीं करना चाहिए। तो वो फिर मैंने नहीं किया। फिर हमने और उसके ऊपर और बातचीत किया कि तो मुझे करना था जो डाउन टूडन है, जो बहुत सालों से बहुत जनरेशन से तबका हुआ समाज है, तो वो उसके ऊपर किया जाए। तो फिर तो इसके पीछे कोई पारिवारिक आपका बैकग्राउंड था, क्या था मतलब? हाँ, जो तो कि वो इसके जो आप हाँ प्रेरणा जो मिल रही है, कुछ हाँ ऐसा रहा होगा क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। तो फिर वो बोले कि हाँ, तो फिर दोनों से निकला कि स्कैवेंजर के ऊपर किया जाए। तो फिर मुझे भी एकदम क्लिक हुआ कि जो मेरे पिताजी भी हैं, तो वो भी सफाई कर्मचारी करके कभी काम करते थे। तो मुझे लगा कि सोशली भी एक सेंसिटिव इशू है और पर्सनली भी एक सेंसिटिव इशू है। तो क्यों ना हम इसी विषय पे काम किया जाए कि सोशली भी उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा, और पर्सनली भी मैं बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करके चीज़ को अच्छे से तरीके से जस्टिफाई कर सकती हूँ। तो इसीलिए, और जब MSW कर रही थी, तभी मुझे बच्चों के ऊपर, बच्चों के राइट्स के ऊपर, बच्चों की इशू के ऊपर काम करने का इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो फिर हमने ये सोचा कि सफाई कर्मचारी और उनके बच्चे, तो इस हिसाब से हमने फिर त्रिची
त्रिची में, तब तक हमारा ट्रांसफ़र हो चुका था, तो त्रिची में हमने सेंट गुलम कॉलोनी करके है, जो तमिलनाडु त्रिची में बहुत बड़ा स्कैवेंजर का कॉलोनी है, तो वहाँ पे हमने ये काम शुरू किया। तो वहाँ पे हमने शुरुआत की, जो कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे हैं, तो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एकेडमिक इश्यूज़, और फिर सोशली उनको एक ब्रेन देना, सोशली कैसे सेंसिटिव किया जाए कि वो आगे जाके एक समाज को कंट्रीब्यूशन किया जाए, तो ही समाज आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से उनको भी हेल्प करें और वो उनके समाज को हेल्प करें। तो फिर हमने उनको और मोटिवेट किया, प्रेरित किया, और उनको सपोर्ट भी किया, और उनको उनसे यही अपेक्षा की आपका जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो कंट्रीब्यूशन आप जो छोटे बच्चे हैं उनको करें, एजुकेशन में करें, उनके बाकी के पर्सनल प्रॉब्लम्स में करें, ताकि वो जो आपने जो कठिनाइयाँ अभी तक जो झेली है, वो तो वो उनके तो ना झेलना पड़े। तो मुझे ये लगता है, लेकिन जैसे ये तो विषय है तमिलनाडु का, लेकिन आपने ज़्यादा करके काम जो किया है वो जो है नॉर्थ में किया है, तो आपके क्या एक्सपीरियंस है या आपके क्या अनुभव है? देखिए, मैंने जो काम जो किया है, तो जैसा कि आपने भी बताया हुआ है कि मेरा भी बैकग्राउंड उसी तरह का बैकग्राउंड रहा है। सफाई कामगार परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण जो सोशल एक्टिविटीज़ में मेरा जाना आना होता था, तो उन एक्टिविटीज़ में बहुत सारे भाषण होते थे, बहुत सारे उसमें पम्पलेट्स, किताबें, पत्रिकाएँ निकलती थी, और उनको मैं जब पढ़ता था और उसके बाद जब मैं क्रॉस चेक करता था, तो मुझे लगता था कि ये सब जो बातें सोशल एक्टिविटीज़ में कही जा रही हैं, ये 80% बातें इसमें झूठ है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को लोगों के सामने लाना चाहिए, और इसके बाद मैंने एक स्कैवेंजर्स के ऊपर ही रिसर्च करने का मैंने प्लान किया, और उस समय तो जिस समय मैंने ये काम चालू किया, काफ़ी कम किताबें थी, और किताबें नहीं के बराबर थी, 1-2 किताबें ही थी जिनसे हम कुछ रास्ता मिल पा रहा था इतिहास के संबंध में और यहाँ के परिवेश के संबंध में। और काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह लेने के बाद में, और ये सारी जो साइनेरियो है वो सब पूरा चेंज हो गया, कि जो स्थिति जो सफाई कामगारों के बीच में बनी हुई है, वो और जो उनकी जो सामाजिक जो मोटिवेशनल की जो स्थिति है, वो भी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि, हर दृष्टिकोण से वो पिछड़ी हुई थी। तो और पिछड़ी हुई दृष्टि को एक सही रास्ता बताने के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आदमी गलत रास्ते में तब तक चलता है जब तक कि उसको सही रास्ता ना दिखा दिया जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि, और यही सोच करके मैंने अपने किताब को भी लिखा, और बीच बीच में भी जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे, यही मकसद रहा है कि एक जो दूसरा रास्ता है वो भी लोगों के सामने आ जाए, ताकि वो निर्णय स्वयं कर सकें कि भाई कौन सा रास्ता सही है। और जो अपनी चर्चा चल रही है, इस चर्चा के बीच में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें इस समय बड़ी गर्माहट है, वहाँ पे एक संघर्ष का माहौल है, और तमाम जो स्टूडेंट्स के संगठन हैं और सोशल मीडिया है, वो उसमें ये मुद्दा पूरा छाया हुआ है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कुछ सुविधाएं जो दलित और पिछड़े मार्जिनलाइज्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिल रही थी, वो सुविधाएं खत्म की जा रही है, उस सुविधाओं को छीन लिया जा रहा है। तो हम लोगों के पास में ये बातें बड़ी छन करके आ रही हैं। तो आप इस मामले में थोड़ा से ब्रीफ आप करें कि किस माने ये कौन सी सुविधाएं हैं जो कि घट गई हैं, और क्यों ये छात्र संघर्ष कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी, जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि हमारे तो बेसिक नीड्स है, अन्न, वस्त्र, पानी, निवारा। तो ये जो नीड्स है वो तो एक जो इंसान फुलफिल करता है,
लेकिन अपने और भी जो नीड्स के साथ साथ राइट्स भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है या थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है नीड्स और राइट्स में केस में। तो जो राइट्स भी है जो नीड्स से ही उत्पन्न होती है अपने राइट्स। तो ये जो है ये जो एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट है और हर इंसान को मिलना चाहिए, भले वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से है, किसी भी वर्ण से है, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से भी वो इंसान है। तो अभी जो जो स्थिति आ रही है जो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन जो फैसिलिटी जो दिख रही है और जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं तफावत दिख रही है हायर जो अमीरों में गरीबों के बच्चों में या पब्लिक एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशन ये तो दिख ही रहा है। लेकिन अभी अभी हायर एजुकेशन में भी वैसे बहुत स्ट्रक्चराइजेशन हुआ है, गुड इंस्टीट्यूशन बैड इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो जैसे ही चल रहे हैं। तो टीस एक बहुत अच्छा माना जाना इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और जो GOI जो स्कॉलरशिप है जो SC ST OBC के बच्चों पहले तो SC ST के बच्चों को ही थी लेकिन बाद में OBC के बच्चों को भी मिलने लगी थी। लेकिन 2015 में से वो OBC के बच्चों को भी मिलना बंद किया है। उसके बाद से जो OBC के जो बच्चे थे मास्टर्स के लिए मैं मास्टर्स की बात करूँ तो वो जो बच्चे थे उनको भी वो कम हुआ है, उनकी गिनती कम हो गई एडमिशन देने में। फिर 2016 और 17 2016 टू 2018 के जो बैच है तो 2016-17 में वो बच्चे ठीक निकले। लेकिन बाद में अभी उनको बताया गया कि आपका जो रेसिडेंशियल जो है मतलब जो हॉस्टल का फीस है और जो डाइनिंग हॉल है खाने का जो फीस है तो वो पे करना पड़ेगा। तो अभी जो बच्चे बहुत ग्रामीण समाज से आए हैं, ट्राइबल समाज से आए हैं या गरीब तबके से आए हैं, स्लम एरिया से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो वो उनके घर में ही ऐसी परिस्थिति है कि वो उनके घर में ही नहीं मिलता है तो ये बच्चों को क्या भेजें। तो इंस्टीट्यूट तो वो बोले कि हमारे पास ना ही पैसे हैं और ना ही हम दे सकते हैं। तो फिर इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिए कि आप लोन ले लो, लोन के बाद आप पे करो या फिर आप जो ये है जॉब पहले करो, जॉब के बाद इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप पैसे दे दो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि स्कॉलरशिप घटा लिया गया या मेस में खाने की सुविधा क्या क्या चीज़ घटा दी गई है कुछ आप वो बता दें। हाँ, तो आसानी से समझ में आ पाए। हाँ, जैसे डाइनिंग हॉल का वो बोले कि अभी चार्ज आप पैसा दे दो, रहने के पैसा दे दो, ट्यूशन का पैसा दो, हर चीज़ अगर पैसा उनके पास पैसे नहीं है अगर हर चीज़ वो पैसे देने लगे तो उनके पास मतलब ये सारी सुविधाएं पहले उनको मुफ्त में मिल रही थी, मतलब गवर्नमेंट से मिल रही थी, वो उसके लिए वो लोग चार्ज करना चालू कर दिए। हाँ। और जो स्कॉलरशिप जो मिल रही थी क्या वो मिल रही है कि उसमें भी कुछ कटौती की गई? उसमें तो ज़्यादा नहीं मिलता है, वो जो आपकी जो ये जो सुविधाएं हैं उसमें ही कटती है, उसी में ही काउंट हो जाती है। वो जो आपके हाथ में तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है उस हिसाब से। तो इसीलिए फिर बच्चों ने आंदोलन शुरू किया कि आपने बीच में ही कैसे बताया। जब हमने एडमिशन लिया था तभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तभी अगर आप इन्फॉर्मेशन देते तो शायद हम और अल्टरनेटिव या यहाँ पे आते ही नहीं थे। एक साल होने के बाद अभी दूसरे साल अगर आप बोल रहे हैं कि आप दे दो तो हमारे पास अभी नहीं है पैसे, हम नहीं दे सकते हैं। और फिर वही राइट का मुद्दा है कि एजुकेशन इज़ आवर राइट। तो आप कोई भी इंसान मतलब कोई भी सरकार आपको ये उपकार नहीं कर रही कि आपको एजुकेशन में कुछ सुविधा दे रही थी, क्योंकि अगर यही बच्चे आपके नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, आपके एकेडमिक्स में, आपके नॉलेज बिल्डिंग में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज़ में यही लोग आपके ये हैं, तो आपको कुछ तो देना पड़ेगा तो ही आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो जो जिस प्रकार से एक आंदोलन की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है तो और देश भर से इस आंदोलन को आप देख रहे हैं कि एक सपोर्ट की स्थिति बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है कि ये आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ इनकी मांगे पूरी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? शायद कुछ मांगे कुछ टर्म्स पे हो रही है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है हो ही जाएगी। कोई भी आंदोलन एकदम क्योंकि अभी ये बच्चों का टर्म भी ख़त्म होने वाला है, तो शायद इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी प्रेशर रहेगा, बच्चों के ऊपर भी प्रेशर है और उनके फैमिली के ऊपर भी प्रेशर है।
और बाकी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर भी एक मॉरल प्रेशर आया है कि अभी इन बच्चों का क्या होगा, या आने वाली जो जनरेशन है, ये जो हाँ, तो सभी लोगों पे प्रेशर आ रहा है। तो सभी लोग अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। साथियों, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही जटिल समस्या है और एक बहुत ही बृहद बिगड़ी हुई स्थिति है। एक और जब इस संसार के 100 बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, चोटी के विश्वविद्यालय हैं, उनमें से भारत का कोई भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं हो पाता। अगर विश्वविद्यालय की स्टेटस को लेकर के बात की जाए, लेकिन आप देखते हैं कि बाहर के विश्वविद्यालय, जो विदेश के जो बड़े नामी विश्वविद्यालय हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को कितनी सारी सुविधाएं देते हैं। स्टूडेंट्स को इतनी उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, इतनी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं कि उन्हें पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी ओर भारत में वो सुविधाएं काटी जा रही हैं जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल रही थी, और एक तरीके से जो एक पढ़ाई का जो एक माहौल जो बन रहा था, जो एक सुविधाएं जो बढ़ाई जा रही थी, वो एक कटौती की जा रही, एक बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि इस बारे में ये बात आखिरी नहीं है, ये बात और आगे भी चलनी चाहिए और आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये बदलाव किस तरीके से किए जा रहे हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही ध्यान से देखा, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हिमांगी जी को। और आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अगर इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं तो YouTube चैनल में जा कर के आप लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी धन्यवाद कि हमने आपसे चर्चा हुई और इतना अनमोल समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू।